decision making under risk. Under the condition of risk, the information about the states of nature is probabilistic. The best decision is to be choose such course of action which has the largest expected payoff or least expected loss. So there are following two criteria under risk. Number 1, expected monetary value, शॉर्ट में EMV बोलते हैं, क्राइटेरिया यानी कि EMV क्राइटेरिया, और दूसरा एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस, जिसको रिग्रेट भी कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस की EOL क्राइटेरिया. तो लेट अस हैव फॉलोइंग पे ऑफ टेबल विद प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स. इसको यहाँ इस टेबल से समझाते हैं. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, तो उसमें और इसमें सिर्फ इन प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस है. वहां पे सिर्फ इतना था हमारे पास में कि ये वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन या स्ट्रेटेजी या एक्ट जो भी हैं, ये तो हमने इधर रखे, इनके कुछ भी सिंबल हो सकते हैं. ये हमने जनरली S1 से लेकर के SN तक ले लिए, गिनती में N. और वेरियस स्टेट्स ऑफ नेचर, जो भी मार्केट कंडीशन या जो भी स्टेट्स ऑफ जो भी चीजें होंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमने इधर रख ली. सिंबल कुछ भी हो सकते हैं. ये जनरली हमने गिनती में 1 से लेके M तक ले ली. यानी जनरली M/N की ये हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स या पे ऑफ टेबल है. इसमें ये पे ऑफ्स हैं. यहाँ पे जैसा कि मैट्रिक्स में होते हैं, ये गिनती में ये M रोज हैं और इसमें N कॉलम्स हैं. कि जब ये वाली स्टेट ऑफ नेचर रही तो ये डिसीजन लेने पे हमें इतना मिलेगा, ये जो भी हो अमाउंट इन मनी और डॉलर्स या कोई भी चीज हो सकती है, ये डिसीजन लेने पे इतना मिलेगा, इस पे इतना मिलेगा, डॉट डॉट एंड सो ऑन. इसी तरह से ये स्टेट ऑफ नेचर रहने पे ये इतने इतने मिलेंगे. अब यहाँ पे सर्टेनिटी तो नहीं है जैसा कि लीनियर प्रोग्रामिंग में होता था, पर यहाँ पे पूरी तरह से अनसर्टेनिटी भी नहीं है. यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है इन स्टेट्स ऑफ नेचर की, जो कि बस इसका अंतर है. पिछले में अनसर्टेनिटी में केवल ये इतना दे रखा था और कुछ भी पता नहीं था, तो फिर भी हमने डिसीजन लिए थे अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे, तो वहां अलग अलग आंसर आए थे. पर यहाँ पे हमें ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो इनके बेस पे ही हम काम करेंगे. तो यहाँ पे किसी भी मेथड से हम निकालें सेम आंसर आएगा, क्योंकि भले ही ये प्रोबेबिलिटी हैं, ये कंफर्म तो नहीं है, रिस्क तो है इनमें कि भाई ये प्रोबेबिलिटियां जरूरी नहीं है कि इतना ही हो, पर ये हैं हमारे पास किसी तरह से, तो हम इन्हीं के बेस पे काम करेंगे. तो हमारा आंसर सेम आएगा किसी भी मेथड से करें. इन प्रोबेबिलिटी के बारे में मैं बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पास्ट रिकॉर्ड से हमने ये प्रोबेबिलिटी तय कर ली. जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले 100 डेज में 20 डेज तो मार्केट की कंडीशन लो रही है और 30 डेज हाई रही है और 50 डेज मॉडरेट रही है. तो आउट ऑफ 100 हम निकाल सकते हैं 20 जो है 20/100 0.2 प्रोबेबिलिटी हो गई. इसी तरह से अगली 0.3 हो गई, अगली 0.5 होगी, सारी प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल टू 1. तो इस तरह से मतलब किसी भी प्रकार से हमारे पास में प्रोबेबिलिटी है और उनके बेस पे हम काम करेंगे. हालांकि है ये प्रोबेबिलिटी कंफर्म नहीं है, इसलिए रिस्क तो रहेगा. तो इसमें पहली चीज हम ये देखें EMV एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू. इसका फॉर्मूला यहां पे हमने लिख दिया है. जनरली SJ स्ट्रेटेजी S1 S2 डॉट डॉट ये SJ जनरली हमने लिया है अप टू ये SN, तो ये इसके लिए लिखा है. तो ये एक्सपेक्टेशन यानी कि एवरेज है प्रोबेबिलिटी के साथ में. जैसे हम S1 स्ट्रेटेजी की जो EMV देखेंगे हम, तो वो जैसे पिछले वाले अनसर्टेनिटी में हमने लाप्लास मेथड जो बताया था, लाप्लासियन क्राइटेरिया, तो उसमें इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी सबकी बराबर और जैसे 3 थी तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/3 थी. अब यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है, तो बस उसी तरह से ये जो है हम यहाँ पे कर देंगे S1 के लिए ये दिस इनटू दिस प्लस डॉट डॉट अप टू लास्ट
दिस इनटू दिस। जैसे एवरेज देखते हैं, फ्रीक्वेंसी की जगह पे ये प्रोबेबिलिटी आ गई, और अपॉन में जो आता है फ्रीक्वेंसी का सम, तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटीज का सम, तो इन सब का सम 1 हो जाएगा, तो अपॉन में कुछ आएगा नहीं। तो बस इस तरह से ये एक्सपेक्टेशन यानी कि एवरेज हो जाएगा प्रोबेबिलिटी के साथ में। इसी तरह से S2 के लिए हम इनका मल्टीप्लीकेशन इनमें करेंगे, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस। इसी तरह से हम सारी स्ट्रैटेजीज के लिए ये EMB निकाल लेंगे। ये वही चीज जो अभी मैंने बताई है, सिग्मा में करके लिख दिया है। यहाँ इस सिग्मा को खोल कर देखोगे तो ये jth स्ट्रैटेजी के लिए ये हमें मिलेगा दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस डॉट डॉट अप टू दिस इनटू दिस, ये मिल जाएगा। तो सारी स्ट्रैटेजीज के लिए हमने EMB निकाल ली। और क्योंकि ये जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू का, हम चाहेंगे ये मैक्सिमम हो, तो जिस स्ट्रैटेजी के लिए हमें ये मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो हमारी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी हो जाएगी। ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन हैज मैक्सिमम EMB डिनोटेड बाई EMB एस्ट्रिक्स, चाहो तो इसको स्टार बोल लो। ये जिस स्ट्रैटेजी से मिलेगी वो हम डिसीजन ऑप्टिमल कर देंगे, वो हम डिसीजन ले लेंगे। ये यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, मल्टीपल ऑप्टिमा हो सकता है, एक से ज्यादा जगहों पे सेम वैल्यू मिले। ठीक है। EMB इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, EU, और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन है ये। दूसरी चीज है अपॉर्चुनिटी लॉस से जो हम देखेंगे, ये EOL एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस। तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस जिसको हम रिग्रेट भी कहते हैं, पिछले वीडियो में हमने वो बना के दिखा दिया था। ये वही चीज है कि ये LIJ जो यहाँ पे लिखा है, I की वैल्यू 1 से लेके M तक, तो I की पहली वैल्यू 1 लेकर के मैं आपको समझाऊं, I की पहली वैल्यू 1 यानी कि ये फर्स्ट रो। तो इन सभी पे ऑफ्स में जो मैक्सिमम पे ऑफ होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आई की जगह जब बंद कर दिया तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। इन सब का जो मैक्सिमम होगा उसमें से हम माइनस कर रहे हैं, ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो इस जगह पे रिग्रेट आ जाएगा हमें, जो हम रिग्रेट टेबल में लिखेंगे। ये वाला माइनस करेंगे तो इस जगह पे रिग्रेट टेबल में वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हम सारे निकाल लेंगे। इसी तरह से सेकंड रो में जो मैक्सिमम होगा उसमें से सारे सब्ट्रैक्ट करके तो हमारी रिग्रेट टेबल बन जाएगी, और उसमें जो इनके करस्पॉन्डिंग रिग्रेट्स होंगे तो उनका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रैक्टिकली हम उस तरह से काम कर ही चुके हैं, वैसे ही काम करेंगे। फिर इसके बाद में जैसे हमने इन पे ऑफ से ये एक्सपेक्टेशन देखा था, ये EMB निकाले थे, बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से हम रिग्रेट यानी अपॉर्चुनिटी लॉस से एक्सपेक्टेशन निकालेंगे बिल्कुल। बस इन AIJ की जगह पे ये LIJ आ जाएंगे रिग्रेट टेबल से, बस बिल्कुल इसकी जैसा फॉर्मूला AIJ की जगह LIJ करते हुए ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस ऑफ JF स्ट्रैटेजी। इसके लिए लिखा है यहाँ पे, ये J की वैल्यू 1 करेंगे तो इसके लिए ये सब ऐसे हो जाएंगे, जो हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस यानी कि रिग्रेट टेबल जो होगी उसमें जो LIJ होंगे इन जगहों पे। तो ये हो गया ऑप्टिमल कोर्स ऑफ एक्शन हैज मिनिमम EOL। जिस स्ट्रैटेजी या कोर्स ऑफ एक्शन से हमें मिनिमम एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस होगा वो हमारी ऑप्टिमल होगी, डिनोटेड बाई EOL एस्टेरिक्स। और ये देखोगे चाहे इससे करो या उससे करो, सेम ऑप्टिमल डिसीजन मिलेगा। अब आगे इसमें 2 टर्म और हैं जिनको क्लियर करने के लिए, ये LIJ की ये वाली वैल्यू दिस माइनस दिस हमने यहां पे रख दी इस जगह, ये माइनस ये यहां पे रख के ब्रैकेट में ब्रैकेट को खोल दिया तो ये 2 टर्म्स आ गए, इतने माइनस इतने। और ये वाला जो टर्म आया है ये EPPI कहलाता है, वेयर EPPI इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन। माइनस ये लगा हुआ है, और ये जो चीज है ये तो बिल्कुल यही है EMB जो हमने पहले पढ़ी है, वही चीज है। ये हमारी EMB हो गई, JH स्ट्रैटेजी के लिए लिखी हुई है। अब इसमें दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस जो लिखा है, इसमें ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब इसमें अगर हम ऑप्टिमम ले लें, जैसे इसकी ऑप्टिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम EMB, इसकी जगह पे हमने ये कर दिया मैक्सिमम EMB, इसकी ऑप्टिमम वैल्यू, तो करस्पॉन्डिंग यहां पे ये
मिनिमम वैल्यू इसकी ऑप्टिमम ईओएल एस्ट्रिक्स ये लिखा हुआ है यहां पे, और जो मिनिमम ईओएल होगा वही हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन के बराबर, शॉर्ट में ईवीपीआई बोलते हैं। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन सिलेबस में इसका नाम लिखा है। तो ये होता है कि अगर हमें कहीं से परफेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए कि आगे कौन सी स्टेट्स ऑफ नेचर रहने वाली है, तो उसके लिए हम कितना खर्च कर सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और आगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं उसमें इन चीजों को क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल 1, कंसीडर द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। ये पे ऑफ्स हैं इसके अंदर इन डॉलर्स। ये 3 इवेंट्स हैं, θ1, θ2, θ3, और एक्शन भी 3 हैं, A1, A2, A3। द प्रियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन assessed by decision maker is this। इवेंट्स θ1, θ2, θ3 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये दे रखा है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये, इसकी ये, इसकी ये। हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी कोई नेगेटिव होती नहीं है और सारी प्रोबेबिलिटीज 0 से 1 के बीच में होती हैं, और इन सब का सम इक्वल टू 1 ये हो रहा है। तो इतना हमें गिवन है। उसके बाद में ये 3 काम करने के लिए कह रहे हैं एबीसी। पहला काम ये है स्पेसिफाई द अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स, यानी कि रिग्रेट टेबल बनाएंगे हम। दूसरा कंप्यूट ईवीपीआई, जिसके लिए हमें ईएमबी और मैक्सिमम ईएमबी भी निकालना पड़ेगा। और तीसरी चीज ये है इफ नियरली परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट विच इवेंट इज ट्रू कुड बी बॉट फॉर $2 वुड यू बाई इट। भाई $2 में परफेक्ट इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है तो क्या हम उसे खरीदेंगे? तो इन चीजों को हम यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम देखें, हमारे करने का जो तरीका है, पे ऑफ मैट्रिक्स में हम इधर तो एक्शन लेते हैं, जो एक्शन A1, A2, A3 दे रखे हैं वो हमने इधर लिख लिए, और इवेंट्स को हम इधर लिखते हैं। ये θ1, θ2, θ3 जो दे रखी है वो इधर लिख ली, जबकि उसमें जो है दूसरे तरह से थी, तो इसका हमने ट्रांसपोज करके यहां पे लिख दिया। इधर एक्शन है उधर इवेंट थे, इसमें हमने उलट दिए उनको, तो इसका ट्रांसपोज करके हमने यहां पे लिख दिया। रो वाइज पढ़ते चले गए और उनको कॉलम वाइज उतार दिया। और इधर साइड में हमने ये प्रोबेबिलिटी जो दे रखी है इनको उतार दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स। ये हमने बिल्कुल ऐसा बना लिया जैसा कि पीछे थ्योरी में भी हमने दिखाया था, और पिछले में अनसर्टेनिटी वाले में भी हमने ऐसे ही रखा था। बस वहां पे ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती थी, यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो जो चीजें हमें दे रखी हैं उनको हमने अपने तरीके से यहां तक लिख लिया। इसके बाद में हम इसका ए पार्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स जो उन्होंने निकलवाई है। अपॉर्चुनिटी लॉस मैट्रिक्स ये है, इसको देखिए। ये इवेंट θ1 में मैक्सिमम पे ऑफ इन सभी में ये 10 है। 10 में से ये सारे सब्ट्रैक्ट करते हुए लिख दिए, 10 - 10 0, 10 - 5 5, 10 - 2 8। θ2 के लिए मैक्सिमम 8 है इन तीनों में, तो 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, 8 सब्ट्रैक्ट किया, 5 सब्ट्रैक्ट किया 8 में से। θ3 में मैक्सिमम 9 है, 9 में से ये सारे सब्ट्रैक्ट करते हुए यहां पे लिख दिए। इस तरह से हम देखते हैं कि हर एक रो में एक या एक से अधिक जीरो जरूर मिलेंगे, और नेगेटिव इसमें कोई नहीं मिलेगा। तो ए पार्ट में इतना ही पूछा था, ये हमारा आंसर हो गया ए पार्ट का। हालांकि उसमें ये भी पूछ सकते थे कि अपॉर्चुनिटी लॉस का जो क्राइटेरिया है ईओएल, उससे ऑप्टिमम डिसीजन बताओ, तो यहां पे हम प्रोबेबिलिटी और लिख लेते और इनका मल्टीप्लिकेशन उनमें कर करके ईओएल। ये हम अगले आगे देखेंगे एग्जाम्पल इस तरह का, अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो हम उस तरीके से कर लेंगे। यहां तो बस इतना ही। अब इसका बी पार्ट देखा हमने, ईवीपीआई निकलवा रहे हैं तो उसके लिए हमें ईएमबी निकालने पड़ेंगे। ये जो हमारी पे ऑफ टेबल है, तो ईएमबी ऑफ A1 का ईएमबी, इनका मल्टीप्लिकेशन करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज में होगा। 10 × 1/4 प्लस 6 × 1/2 प्लस 3 × 1/4, यहां पे लिख लिया, और ये सिंप्लीफाई करके इतना आ गया। इसी तरह से ईएमबी ऑफ A2, इस A2 का इनका मल्टीप्लिकेशन इनमें
5 इंटू 1/4 प्लस 8 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, ये लिख लिया, 25/4 आ गया, ये भी इसके बराबर। इसी तरह से A3 के लिए 2 इंटू 1/4 प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस 9 इंटू 1/4, ये 21/4 आ गया। इन तीनों में 25/4, 25/4 और 21/4 में मैक्सिमम है ये दोनों। तो EMB एस्ट्रिक्स या स्टार बोलिए, EMB स्टार यानी कि मैक्सिमम EMB है बराबर EMB ऑफ A1 इक्वल टू EMB ऑफ A2 $25/4 मीन्स $6.25। और ये EVPI के लिए एक छोटी सी टेबल बनाई गई है, हालांकि इस टेबल की ज्यादा जरूरत नहीं है, चाहो तो डायरेक्ट समझ लो इसको सिंपली, फिर टेबल चाहो तो बना लेना अगर अच्छी लगे तो, फिर इस टेबल को इजीली अपने आप समझ सकते हो। ये जो हम निकाल रहे हैं EPPI, तो ये हम देखेंगे इसमें θ1 में जो मैक्सिमम है 10, इसका मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी में, प्लस θ2 में मैक्सिमम 8 इंटू 1/2 प्लस θ3 में जो मैक्सिमम है 9 इंटू 1/4, ये यहां पे किया हुआ है, ये लिखा है, ये 10 इंटू 1/4, 8 इंटू 1/2, 9 इंटू 1/4, इन तीनों का ये इतना और इन तीनों का सम करके ये इन्हीं चीजों को यहाँ पे दिखाया गया है। θ1, θ2, θ3 ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लिख ली हैं, और ये जो है मैक्सिमम इसका 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 ये यहाँ पे लिखे हैं, और ये करस्पॉन्डिंग टू कौन कौन से एक्शन में वो भी यहाँ पे लिख लिए हैं। ये जरूरी नहीं था इतना, तो ये EPPI निकाल लिया, इतना ये डॉलर आ गया। अब ये फॉर्मूला EVPI का जो कि बी पार्ट में उन्होंने EVPI पूछा है, और उसके लिए हमें EPPI और EMB स्टार निकालने पड़े। ये दोनों चीज हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दी, EPPI की ये माइनस EMB स्टार की जो है ये वाली वैल्यू ये रख दी, और डिफरेंस आ गया हमारा $2.5, ये आंसर आ गया बी पार्ट का। अब सी पार्ट में जो कह रहे हैं कि $2 में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो $2 हमारे इस $2.5 से कम है, बिकॉज $2 लेस देन दिस 2.5 जो कि हमारा EVPI है उससे कम है। तो वी वुड बाई द इंफॉर्मेशन, हम इंफॉर्मेशन को खरीद लेंगे, क्योंकि इसके लिए हम $2.5 तक खर्च कर सकते थे। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन जो है $2.5 है। हमें किसी तरह से परफेक्ट इंफॉर्मेशन पता चल जाए तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारी तरफ से $2.5, इतने में हम खरीद सकते हैं। और वो इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें $2 में, तो हम इसे खरीद लेंगे। $2.5 तक होगा तो हम खरीद लेंगे, इससे कम होगा तो खरीद लेंगे, इससे ज्यादा होगी तो नहीं। ये मतलब है इसका EVPI का। तो इसका ये आंसर हो गया कि यस वी शुड बाई इट। इस क्वेश्चन में तो बस इतना ही पूछा गया था, पर मैं दो बातें यहां पे और बता रहा हूं, अगर बाई चांस पूछ ही जाए कि ये EMB के बेस पे हम कौन सा डिसीजन लें, तो यहाँ पे जो हमने EMB निकाले हैं, मैक्सिमम EMB A1 और A2 के लिए हमें मिल रहा है, तो हमारे ऑप्टिमल डिसीजन A1 और A2 होंगे। इसी तरह से EOL के बेस पे ऑप्टिमल डिसीजन वो पूछ सकते हैं। EOL हम इसी तरह से, जैसे कि इस टेबल से हमने ये EMB निकाले हैं, उसी तरह से इस टेबल से हम जो हमारी अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल है या कहें रिग्रेट टेबल या मैट्रिक्स है, उसमें इधर हम प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे। इसी तरह से इनका मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी में करके, जैसे इनसे हमने ये निकाले, उसी तरह से इससे हम इधर प्रोबेबिलिटी लिख के मल्टीप्लाई करके हम EOL निकाल लेंगे, और मिनिमम EOL इन्हीं के लिए आएगा, A1 A2 के लिए ही। तो ऑप्टिमल डिसीजन हमारे वही होंगे, और ये चीज हम अगले एग्जाम्पल्स में दिखा रहे हैं, तो वहां पे अच्छे से समझ लेना। एग्जाम्पल 2,